एक मूसलाधार बारिश वाली दोपहर मुंबई के सबसे अमीर आदमी अर्जुन खन्ना कई महीनों के काम के बाद अचानक अपने बंगले पर लौट आए, बिना किसी सुरक्षा गार्ड के, बिना किसी पूर्व सूचना के। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो वो वहीं पर सन रह गए। इसलिए नहीं कि बच्ची किसी खतरे में थी, बल्कि इसलिए कि नौकरानी, जिसे वो कभी कुछ नहीं समझते थे, कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा क्या था जिसने एक शक्तिशाली अरबपति को अपने ही घर में कंपा दिया, और उस एक काम ने उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए क्यों बदल दी? अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि ये कहानी आपको परिवार शब्द के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी। मुंबई, रात के 8 बजे। सितंबर की अचानक आई बारिश अभी अभी थमी थी, जिससे गीली सड़क पर धुंधली रोशनी की लकीरें बन गई थीं। एक चमकदार काली मर्सिडीज कार जूहू के एक शांत बंगले वाले इलाके की ओर जाने वाली छोटी सड़क पर मुड़ी। अर्जुन खन्ना पिछली सीट पर बैठे थे। उनकी शर्ट की आस्तीनें चढ़ी हुई थीं, टाई ढीली थी और चेहरे पर थकान और गहरी सोच के भाव थे। उन्होंने अभी अभी सिंगापुर में एक लंबी रणनीतिक बैठक समाप्त की थी और घर पर किसी को भी अपनी वापसी की सूचना न देने का फैसला किया था। खन्ना साहब, क्या मुझे घर पर किसी को रात के खाने की तैयारी के लिए फोन करना चाहिए? ड्राइवर रमेश ने सिर घुमाकर पूछा। नहीं, सीधे घर चलो, मैं अचानक आया हूं। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। स्वचालित लोहे का गेट धीरे धीरे खुल गया और बाहरी दीवार से पीली रोशनी की चमक शानदार कार पर पड़ी। अर्जुन नीचे उतरे। उनके कदम भारी थे। जब से उनकी पत्नी प्रिया की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, ये विशाल बंगला अपनी गर्माहट खो चुका था, और उनकी इकलौती बेटी अनाया ही उन्हें परिवार की अवधारणा से जोड़ने वाला आखिरी धागा थी। वो लिविंग रूम से गुजरे, जहां खामोशी थी, न कीवी की आवाज, न ही बच्चे के हंसने की। वो धीरे धीरे गलियारे से गुजरे, जहां स्वचालित लाइटें उनके हर कदम पर जल उठती थीं। जब वो रसोई के पास पहुंचे तो उन्हें पानी बहने और धीरे धीरे गाने की आवाज सुनाई दी। एक महिला की कोमल देहाती आवाज, सो जा मेरी गुड़िया, सो जा। माँ आएगी, तेरे लिए मिठाई लाएगी। अर्जुन ने अपनी भौहें सकोड़ी। इस समय यहाँ कौन नहा रहा है, और वो भी रसोई में? वो आवाज की दिशा में तेजी से बढ़े और सामने का दृश्य देखकर वो वहीं जम गए। यूरोपीय शैली में डिजाइन की गई बड़ी रसोई के बीच में नौकरानी माया बड़े सिंक के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी गोद में अनाया चुपचाप बैठी थी, पूरी तरह भीगी हुई, और हल्के बुखार के कारण उसका चेहरा लाल था। वो एक मुलायम सूती तौलिए को गर्म पानी में डुबोकर धीरे धीरे बच्ची के हाथ पैर पोंछ रही थी और मुंह से धीरे धीरे लोरी गा रही थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अर्जुन की आवाज शांत माहौल में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। माया चौंक कर पीछे मुड़ी और अनाया डर के मारे जोर से रो पड़ी। साहब, बच्ची को हल्का बुखार है, मुझे डर था कि देर हो जाएगी, इसलिए मैं आपकी बेटी को रसोई के सिंक में नहला रही थी। तुमने इसे क्या समझ रखा है? कोई तबेला है क्या? अर्जुन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उनकी आंखें उस तरह की तरह तेज थीं। माया खड़ी हो गई, अनाया को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी आवाज धीमी रखी। माफ कीजिए साहब, बच्ची को तेज बुखार था। मैंने लक्ष्मण जी को आवाज दी, लेकिन कोई नहीं मिला। मैं बस उसे कमरे में ले जाने से पहले उसका शरीर पोंछकर बुखार कम करना चाहती थी। तुम खुद को समझती क्या हो? उसकी माँ हो या डॉक्टर? तुम्हें घर के काम के लिए रखा गया है, माँ बनने के लिए नहीं। अर्जुन जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। मैं बस वही कर रही थी जो मेरी माँ मेरे लिए करती थी जब मुझे बुखार होता था और हमारे पास अस्पताल जाने के पैसे नहीं होते थे। माया ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज हवा की सरसराहट की तरह धीमी थी। बस बहुत हुआ, अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। आज रात ही। वो मुड़ गए। उसे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। माया ने अनाया को गले लगाया, जो अभी भी सिसक रही थी। उसने बच्ची को नीचे उतारा, उसके बालों को धीरे से सहलाया और फुसफुसाते हुए कहा, माया को जाना होगा, तुम अच्छी बच्ची बनना, रोना नहीं, पापा घर पर हैं। माया मत जाओ, मत जाओ। अनाया ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू पसीने के साथ मिल गए।
लेकिन माया जानती थी कि अगर वो एक पल और रुकी तो वो जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं रह पाएगी। उसने बच्ची का हाथ छुड़ाया, मुंह फेर लिया और चली गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उस रात बंगला फिर से खामोशी में डूब गया, लेकिन इस बार ना तो कोई धीमी लोरी थी, ना ही रात में बच्चे को चुप कराने की आवाज। अनाया रोते रोते थक गई और लक्ष्मण जी की गोद में सो गई। अर्जुन अपने स्टडी रूम में अकेले बैठे थे, रेड वाइन के गिलास के सामने कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा सॉफ्टवेयर खोला और रसोई के कैमरे की रिकॉर्डिंग को रिवाइंड किया। स्क्रीन पर माया दिखाई दी, जो तेज बुखार वाली अनाया को गोद में लिए हुए थी, तौलिया और गर्म पानी ढूंढ रही थी। मंद रोशनी में उसने बच्ची को एक मोटे सूती तौलिए से ढके सिंक में रखा। उसका हर मूवमेंट सावधानी भरा था, जैसे वो किसी खजाने को संभाल रही हो। वो बच्ची को नहला नहीं रही थी, बल्कि उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को पोंछ रही थी और धीरे धीरे लोरी गा रही थी। एक पल ने उसे सन कर दिया। माया ने अपना माथा बच्ची के माथे से सटाया और फुसफुसाया, माँ यहीं है, माया यहीं है। वो लोरी वही थी जो प्रिया, उसकी पत्नी, अक्सर अनाया के लिए गाती थी। घर में कोई नहीं जानता था, केवल वही व्यक्ति जिसने बच्ची से सच्चा प्यार किया हो, वो इतनी कोमलता से गाना सीख सकता था। वाइन का गिलास फर्श पर गिरकर टूट गया। अर्जुन ने अपने सिर पर हाथ रखा और हाफने लगे। उन्होंने खुद को इतना गलत कभी महसूस नहीं किया था। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। अब ये हल्की फुहार नहीं थी, बल्कि भारी बूंदें थीं, जैसे कि वे उसके गुस्से और उस खालीपन को दर्शा रही थी जिसे उसने अपने पूर्वाग्रहों से भरने की गलती की थी। अगली सुबह बंगले का माहौल जैसे जम गया था। सब कुछ अजीब तरह से शांत था। माया के चप्पल की जानी पहचानी आवाज नहीं थी जो सुबह सुबह रसोई साफ करती थी, ना ही दलिया की भाप निकलती खुशबू थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनाया की मासूम मुस्कान नहीं थी जब भी वो माया को गलियारे से बुलाते हुए हाथ हिलाते हुए देखती थी। अर्जुन 10 लोगों के लिए बनी लंबी डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठे थे, लेकिन उनके सामने सिर्फ एक कटोरी सफेद दलिया था। वो चम्मच से उठते हल्के धुएं को घूर रहे थे। उनका दिल भारी था। पिछली रात वो लगभग सोए ही नहीं थे। सुरक्षा कैमरे का वीडियो देखने के बाद उन्होंने उसे कम से कम 10 बार चलाया था, और हर बार ये उनके दिल पर एक सीधा प्रहार जैसा था। साहब, आप नाश्ता कर लीजिए, फिर अनाया को स्कूल छोड़ना है। लक्ष्मण जी की आवाज धीरे से गूंजी, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ अर्थ था, जैसे वो अपने मालिक को उस खामोशी से बाहर निकालना चाहते हों। अर्जुन ने ऊपर देखा। नींद की कमी से उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और खड़े हो गए। ऊपर अनाया लिविंग रूम में सोफे पर चुपचाप बैठी थी, एक घिसे पिटे टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए। उसने कल रात से कुछ नहीं कहा था, बस थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे की ओर देखती थी, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। अर्जुन उसके पास गए, नीचे झुके। अनाया, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ने चलें? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, माया कहाँ है? पापा, माया ने मुझे अलविदा क्यों नहीं कहा? उस मासूमियत भरी आंखों के सामने उनका गला भर आया। उन्हें लगा जैसे वो एक धोखेबाज हों। माया को किसी जरूरी काम से दूर जाना पड़ा। कुछ दिनों में वो तुमसे मिलने आएगी। पापा, माया को मत भगाओ, माया मुझसे प्यार करती है, बच्ची ने फुसफुसाते हुए कहा और टेडी बियर को और कसकर पकड़ लिया। अनाया को स्कूल ले जाते समय अर्जुन चुप रहे। बाहर गाड़ियों का शोर उनके दिमाग को विचलित नहीं कर सका। कल रात की हर बात उनके दिमाग में गूंज रही थी। माया की हर नजर, हर आंसू जिसे उसने रोकने की कोशिश की थी, एक न मिटने वाले निशान की तरह गहरे उतर गए थे। स्कूल के गेट पर एक युवा शिक्षिका ने अनाया को लिया। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि 3 बार अपने पिता की ओर मुड़ी, जैसे उम्मीद कर रही हो कि कोई चमत्कार होगा और माया दिखाई देगी। अर्जुन कंपनी नहीं गए। इसके बजाय वो सीधे बंगले पर लौट आए और लक्ष्मण जी को अपने स्टडी रूम में बुलाया। कमरे के बीच में बड़ी स्क्रीन पर कल रात का कैमरा वीडियो फिर से चल रहा था। इस बार उन्होंने इसे बिना काटे या आगे बढ़ाए शुरू से अंत तक चलने दिया। लक्ष्मण जी, मैं चाहता हूं कि आप ये देखें।
और फिर मुझे सच सच बताएं कि क्या मैं गलत था। लक्ष्मण जी ने ध्यान से टेप देखा। जब माया ने सिंक में सूती तौलिया बिछाया, अपनी कोहनी से पानी का तापमान जांचा और फिर तौलिया डुबोला, तो उनकी आंखें नरम हो गईं। उन्होंने देखा कि माया अनाया के माथे के करीब झुकी, धीरे से फुसफुसाते हुए लोरी गा रही थी। उन्होंने एक बहुत ही युवा लड़की की आंखों में सच्ची चिंता देखी, लेकिन उसके हर मूवमेंट एक अनुभवी मां की तरह सावधान थे। वीडियो समाप्त हो गया, कमरा अभी भी चुप था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी बनाकर मेज पर रखी, जैसे वो अपने सीने में उमड़ रहे अपराध बोध को दबाने की कोशिश कर रहे हों। मैं बहुत जल्दबाज था। मैंने उसे एक मालिक की नजर से देखा, एक पिता की नजर से नहीं। लक्ष्मण जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में कोई दोष नहीं था, केवल सहानुभूति थी। माया एक खास लड़की है। साहब, मैं इस घर में लगभग 20 साल से काम कर रहा हूं। मैंने शायद ही किसी को अनाया से इतना प्यार करते देखा हो। वो ना केवल बच्ची की देखभाल करती थी, बल्कि उसे सुनती थी, उसे एक असली मां की तरह समझती थी। अर्जुन कुर्सी पर पीछे झुक गए, एक लंबी सांस ली। प्रिया के जाने के बाद उन्होंने कभी किसी को अपने और अपनी बेटी के निजी स्थान में आने नहीं दिया, लेकिन माया ने किसी तरह उस खालीपन को धीरे धीरे भर दिया था। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मांग के। उन्हें उसका इंटरव्यू का पहला दिन याद आया। एक छोटी सांवली लड़की, जिसकी देहाती आवाज थी, धीरे धीरे जवाब दे रही थी। उसकी आंखें चमकदार थीं, लेकिन सतर्क थीं। उसने नौकरी इसलिए नहीं मांगी थी क्योंकि वो अमीर बनना चाहती थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो छोटे बच्चों के पास रहना चाहती थी और अपनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पैसे कमाना चाहती थी। उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए एक बात है, लेकिन अब वो जानते थे कि वो अपने कहे अनुसार ही जीती थी। अर्जुन ने अपना फोन उठाया, कॉन्टैक्ट्स खोले। उनकी उंगली माया सीवी पर रुकी और फिर हिचकिचाई। वो नहीं जानते थे कि जो कुछ हुआ उसके बाद क्या कहें। अंत में उन्होंने फोन नीचे रखा, खड़े हो गए। मैं उससे मिलना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से। वो अपने गांव चली गई है, गोरखपुर, लक्ष्मण जी ने जवाब दिया। कल रात मैंने उसे अपना सूटकेस लेकर रात की बस पकड़ने के लिए बाहर जाते देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे सिर झुकाकर नमस्ते किया। अर्जुन चुप रहे। एक खालीपन की भावना ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सोचा था कि सब कुछ आसानी से ठीक किया जा सकता है, बस एक माफी, एक फोन कॉल से। लेकिन माया ने इंतजार नहीं किया। उसने पीछे हटने का फैसला किया, बिना रोए, बिना मांग किए, बिना दोष दिए। उन्होंने बड़ी कांच की खिड़की से बाहर देखा। मुंबई का आसमान साफ नीला था, सूरज की रोशनी हर खिड़की से आ रही थी, लेकिन उनके दिल में काले बादल अभी भी छाए हुए थे। शाम को बंगला फिर से खामोशी में डूब गया। अनाया ने खाना खाने से मना कर दिया। अपने कमरे में बैठकर कागज पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच रही थी। अर्जुन देखने गए। ड्राइंग में एक साधारण पोशाक पहने एक लड़की थी, जो एक छोटे बच्चे को गले लगा रही थी, और पीछे 2 हाथों से बना एक बड़ा दिल था। कागज के कोने में एक बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, आई लव माया। उनका दिल बैठ गया। अर्जुन लक्ष्मण जी की ओर मुड़े, जो इंतजार कर रहे थे। गाड़ी तैयार करो, हम कल सुबह गोरखपुर जा रहे हैं। जी? लक्ष्मण जी हैरान थे। मुझे अपनी गलती सुधारनी है, न केवल माया के लिए बल्कि खुद के लिए भी। उस रात कई सालों में पहली बार अर्जुन ने वो पुरानी दराज खोली जहां परिवार की तस्वीरें रखी थीं। उन्होंने एक तस्वीर उठाई जिसमें प्रिया ने 1 महीने की अनाया को गोद में लिया हुआ था। उनकी पत्नी की मुस्कान, उनकी बेटी की उस दिन की मासूम आंखें, सब कुछ उन्हें याद दिला रहा था कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि सच्चा प्यार होता है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर प्रिया जीवित होती तो वो कभी किसी को सिर्फ एक गलतफहमी के कारण इस तरह जाने नहीं देती। उन्होंने एक दुर्घटना में अपनी पत्नी को खो दिया था। वो अपनी बेटी की जिंदगी से किसी और को सिर्फ अपनी जिद और अहंकार के कारण नहीं जाने दे सकते थे। कल वो जाएंगे और इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। गोरखपुर में पतझड़ का मौसम था। धूप अब उतनी तेज नहीं थी, बल्कि हल्की और सुखद थी। सड़क के किनारे फैले खेत धान की लहरों से लहरा रहे थे। ऊंचे ताड़ के पेड़ों के पीछे छोटे छोटे घर छिपे हुए थे।
एक चमकदार काली एसयूवी शांत ग्रामीण इलाके के बीच में अलग दिख रही थी, जिससे पास से गुजरने वाले लोग मुड़कर देख रहे थे। अर्जुन कार से नीचे उतरे। उनके चमकदार चमड़े के जूते एक छोटी सी गली के सामने रुक गए, जो एक पुराने, समय के साथ फीके पड़ चुके प्लास्टर की दीवारों वाले घर की ओर जाती थी। ये वही पता है जो उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय दिया था साहब? लक्ष्मण जी ने पुष्टि की। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो शांत माहौल को भंग करने से डर रहे हों। अर्जुन ने सिरे लाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ कस लिया। उनके हाथ में एक छोटा सा उपहार बॉक्स था, जिसे उन्होंने खुद चुना था। अंदर बच्चों की कहानियों की नवीनतम किताब थी, जिसे अनाया अक्सर सोने से पहले माया के साथ पढ़ती थी। लकड़ी का गेट आधा खुला था। उन्होंने अंदर कदम रखा, एक गहरी सांस ली। घर के पीछे से आंगन में झाड़ू लगाने की खड़खड़ाहट की आवाज आई। एक बूढ़ी औरत, जिसके सफेद बाल जूड़े में बंधे थे, दुबली पतली लेकिन आंखों में चमक थी, ध्यान से गिरे हुए पत्ते साफ कर रही थी। जब उसने दो अजनबियों को आंगन में खड़ा देखा तो उसने अपना काम रोक दिया। नमस्ते, मैं अर्जुन हूं, उस घर का मालिक जहां माया काम करती थी। उन्होंने बात शुरू की। बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा। उनकी नजरें पूरी तरह से अपरिचित नहीं थी। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम आओगे। उस लड़की ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें को छिपा नहीं सकी। मैं माया से बात करने के लिए मिलना चाहता हूं, वो हकलाए। एक सफल व्यवसायी का सामान्य आत्मविश्वास गायब था। वो अंदर कमरे में है, अभी आई है तो थककर सो रही है। लेकिन तुम पहले यहां बैठो, मेरी बनाई गर्म अदरक नींबू की चाय पियो। मुंबई के लोग यहाँ की मीठी चाय के आदी नहीं होते, इसलिए मैंने हल्की बनाई है। वो धीरे से मुस्कुराईं और अंदर चली गईं। अर्जुन बांस की कुर्सी पर बैठ गए। कई सालों में पहली बार उन्होंने इस सरल दुनिया के बीच खुद को छोटा महसूस किया। लगभग 10 मिनट बाद माया बाहर आई। उसने एक साधारण सफेद टी शर्ट और ग्रे सूती पैंट पहनी हुई थी। बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन फिर भी वो सुंदर लग रही थी। जब उसकी नजरें अर्जुन पर पड़ी तो वो एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसकी आंखें नीचे झुक गईं। नमस्ते साहब। नमस्ते माया। मुझसे मिलने के लिए बाहर आने के लिए धन्यवाद। मैं इसलिए बाहर आई क्योंकि नानी नहीं चाहती थी कि कोई मेहमान खाली हाथ लौटे, वरना सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। मैं यहां माफी मांगने आया हूं। अर्जुन ने बात शुरू की। उनकी आंखों में ईमानदारी थी। मैं गलत था, मैंने बहुत कठोर प्रतिक्रिया दी। बिना पूरी बात जाने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माया ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन स्पष्ट थी। गलती इसलिए नहीं थी कि आपने मुझे डांटा, बल्कि इसलिए थी कि आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। ये बात अर्जुन के स्वाभिमान पर सीधे प्रहार की तरह थी। उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक नौकरानी कभी भी बिना किसी कारण के कुछ इतना अच्छा नहीं कर सकती। माया धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। क्या आप जानते हैं, जब मैंने पहली बार नौकरी शुरू की तो मैं उस घर में कदम रखते हुए कांप रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे एक इंसान के रूप में नहीं देखेंगे। मैं सच में गलत था। एक लंबी खामोशी छा गई। नानी घर के अंदर से बाहर आईं, मेज पर 2 कप चाय रखीं। माया को देखकर बोली, ये लड़की बचपन से ही जिद्दी है। मार खाने पर, डांट खाने पर भी नहीं रोती। लेकिन इस बार घर आकर वो पूरी रात चुप बैठी रही और फिर मुझसे बोली, नानी, मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं डर में प्यार नहीं करना चाहती। अर्जुन का गला भराया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके काम ने माया जैसी लड़की को इतना मजबूत बनने पर मजबूर कर दिया होगा। माया, मैं यहां तुम्हें नौकरानी के रूप में वापस आने के लिए कहने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें मेरी बेटी की विशेष देखभाल करने वाले के रूप में वापस आने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। एक ऐसी भूमिका जिसका एक अनुबंध होगा, एक पहचान होगी, सम्मान होगा। माया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन उसने तुरंत सहमति नहीं दी। मुझे पहचान की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस सच्चाई की जरूरत है कि क्या आप वास्तव में उस बच्ची को महत्व देते हैं या उसे सिर्फ अपनी संपत्ति समझते हैं जिसे बचाने की जरूरत है। इस सवाल ने अर्जुन को चुप करा दिया।
उन्होंने उस रात के बारे में सोचा जब उन्होंने माया पर चिल्लाते हुए अनाया को मेरी बेटी कहा था, जैसे कि सब कुछ उनका हो और किसी और का उसे छूना गलत हो। मैंने ऐसा ही सोचा था। लेकिन मैं गलत था। मैंने देखा कि तुमने कैसे उसके माथे से पसीने की हर बूंद पोंछी। मैंने देखा कि तुमने उसे उसी लोरी से सुलाया जो उसकी माँ गाती थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कैसे पता चला, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम नाटक नहीं कर रही थी। माया ने एक लंबी सांस ली। आप नहीं जानते, मेरे जैसे कुछ लोग बिना किसी की लोरी सुने बड़े होते हैं, और कोई ऐसा नहीं होता जिसे वे सच में माँ कह सकें। इसलिए जब मैंने अनाया को देखा तो मुझे लगा जैसे मैंने खुद को फिर से देख लिया हो। मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने बचपन के एक हिस्से से करती हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया। उनकी आंखें थोड़ी नम थीं। पहली बार उन्होंने समझा कि बिना खून के रिश्ते का प्यार क्या होता है। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हारी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए तुम्हें स्पॉन्सर करूंगा। तुम अभी भी पार्ट टाइम काम कर सकती हो, लेकिन अब नौकरानी के रूप में नहीं, एक सहयोगी के रूप में, उस बच्ची की देखभाल में मेरे साथ एक साथी के रूप में। और अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उसका भी सम्मान करूंगा। माया ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन एक शर्त पर। सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं, कोई दबाव नहीं, और खासकर अगर किसी दिन आपको फिर से मुझ पर शक हो तो फैसला सुनाने से पहले पूछिएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। नानी धीरे से मुस्कुराई। ठीक है। अब मन को शांति मिली, लेकिन याद रखना, अगर प्यार करते हो तो उसे पूरा निभाना और उसके लिए विश्वास होना जरूरी है। उस शाम जब माया अपना सामान पैक कर रही थी, नानी ने उसे एक छोटा सा बैग दिया। ये अपने साथ ले जाओ, इसमें अनाया की तुम्हारे साथ खींची हुई कुछ तस्वीरें हैं। मैंने फोन से प्रिंट करवाई थी। माया ने उसे लिया। उसकी आंखें भर आईं। वो नहीं जानती थी कि आगे का सफर कैसा होगा, लेकिन वो जानती थी कि अब वो पीछे छूटने वाली नहीं है। वो मुड़ी और अर्जुन के साथ कार में बैठ गई। इस बार ये काम के लिए की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक उपचार की यात्रा थी। न केवल अनाया के लिए, बल्कि उन वयस्कों के लिए भी जो फिर से प्यार करना सीख रहे थे। कार छोटी गली से बाहर निकल गई। पीछे नानी हाथ हिला रही थी। दिन के आखिरी सूरज की रोशनी में उनकी आकृति धुंधली हो गई, लेकिन उनकी मुस्कान सर्दियों की पहली धूप की तरह गर्म थी। कार वापस मुंबई की ओर चल पड़ी जब शहर में रोशनी जल चुकी थी। चौराहे पर गाड़ियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। हॉर्न का शोर शहर की विशेषता वाले एक अराजक सिम्फनी की तरह था। माया पिछली सीट पर बैठी थी। पूरी यात्रा के दौरान चुप थी। वो खिड़की से गुजरते दृश्यों को एक रिवर्स फिल्म की तरह देख रही थी, जो उसे अपने गांव की शांतिपूर्ण दुनिया से वापस वास्तविकता में ले जा रही थी। एक ऐसी जगह जिसमें दर्द और अभी तक नाम न दी गई उम्मीदें दोनों थीं। अर्जुन कभी कभी रियर व्यू मिरर से उसे देखते। वो बात शुरू करना चाहते थे, दोनों के बीच फैली खामोशी को तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि वो समझते थे जब विश्वास एक बार टूट जाता है तो खोखले शब्द उसे जोड़ने के लिए काफी नहीं होते। बंगले के गेट पर सेंसर लाइट जल उठी। अनाया मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी, अपने हाथ में कसकर टेडी बियर पकड़े हुए। जब उसने माया को कार से उतरते देखा तो वो खुशी से चिल्लाई, माया आ गई। बच्ची हवा के झोंके की तरह दौड़ी, माया की बाहों में कूद गई और फूट फूट कर रोने लगी। माया ने झुककर उसे कसकर गले लगा लिया, उसे सहलाते हुए, माया आ गई है, अब कहीं नहीं जाएगी। तुम अच्छी बच्ची थी, है ना? मुझे आपकी बहुत याद आई। मैं सो नहीं पा रही थी, मैं खा नहीं रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा कि माया दूर चली गई है, लेकिन मुझे दूर जाना पसंद नहीं है। अर्जुन पास में खड़े थे। उनका दिल जैसे बैठ गया। पिछले 3 सालों में उन्होंने अपनी बेटी को जो कुछ भी देने की कोशिश की थी, उस एक युवा लड़की ने सिर्फ अपनी ईमानदारी से पार कर लिया था। उन्होंने महसूस किया कि प्यार महंगे खिलौनों या शानदार छुट्टियों से नहीं आता, बल्कि नियमित उपस्थिति से, सही समय पर गले लगाने से और रात के बीच में हल्के बुखार में धीमी लोरी से आता है। अनाया को सुलाने के बाद
माया लिविंग रूम में नीचे आई। अर्जुन मेज पर एक फाइल के साथ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैंने एक नया अनुबंध तैयार किया है। ये अब नौकरानी का अनुबंध नहीं है, बल्कि एक बाल देखभाल सहयोगी का अनुबंध है। ये तुम्हारे नर्सिंग के क्षेत्र से मेल खाता है। तुम्हें छुट्टी का अधिकार होगा, स्वास्थ्य बीमा और ट्यूशन फीस में सहायता मिलेगी, और वेतन पिछले वाले से 3 गुना होगा। माया ने उसे तुरंत नहीं लिया। उसने सीधे उनकी आंखों में देखा। मुझे ज्यादा वेतन नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। इसलिए अनुबंध में एक और शर्त है। अगर कोई ऐसा व्यवहार होता है जिससे तुम्हें अपमानित महसूस हो या तुम पर अनुचित संदेह किया जाए, तो तुम्हें बिना किसी कारण के एक तरफा अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। माया अभी भी चुप थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं सहमत हूं। लेकिन एक और बात है। क्या? मैं सिर्फ एक देखभाल करने वाली नहीं बनना चाहती। मैं अनाया की शिक्षा और मनोवैज्ञानिक विकास में भी शामिल होना चाहती हूं। मैंने स्कूल में संबंधित विषयों का अध्ययन किया है। मैं मां के जाने के बाद उसके आघात से उभरने में मदद कर सकती हूं। मैं सिर्फ बाहर खड़ी होकर पिता और बेटी को एक दूसरे को समझे बिना जीते हुए नहीं देखना चाहती। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उसके शब्द उनके दिल के खालीपन पर दस्तक दे रहे थे। हाँ, वो अपना करियर बनाने में व्यस्त थे, ये सोचते हुए कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना, देखभाल करने वालों को काम पर रखना ही काफी है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी एक खामोश दुनिया में जी रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसे सुनने के लिए माया जैसी धैर्यवान भक्ति की जरूरत थी। मैं सहमत हूं। आज से तुम अनाया को पालने में मेरी साथी हो। कर्मचारी नहीं, एक शिक्षक की तरह। माया धीरे से मुस्कुराई। कई दिनों के बाद पहली बार। उस मुस्कान में अब आत्मरक्षा और चोट का मिश्रण नहीं था। कुछ दिनों बाद घर फिर से जीवंत होने लगा। सुबह माया बावर्ची के साथ नाश्ता तैयार करती और फिर अनाया के साथ स्कूल जाती। दोपहर में वो उसे पढ़ाई में मदद करती और फिर उसके साथ शारीरिक गतिविधियां खेलती, ताकि वो हल्की चिंता विकार से बाहर निकल सके। एक ऐसी बात जिस पर अर्जुन ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। एक शाम जब अर्जुन कंपनी से लौटे तो उन्होंने देखा कि अनाया एक प्लास्टिक की कुर्सी पर खड़ी होकर एक छोटी सी प्रस्तुति दे रही थी, जिसका मार्गदर्शन माया कर रही थी। पापा, मैंने अपने सबसे प्यारे व्यक्ति पर एक निबंध लिखा है। मैंने माया पर लिखा है, क्या मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? अर्जुन ने सिर हिलाया। प्यार भरी आंखों से बैठ गए। अनाया ने पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज साफ थी। जिस व्यक्ति को मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं वो माया है। वो मेरी मां नहीं है, लेकिन वो मुझे एक मां की तरह प्यार करती है। वो जानती है कि मुझे क्या खाना पसंद है। वो जानती है कि मैं कब दुखी होती हूं, और वो जान सकती है कि मां की तरह लोरी कैसे गाई जाती है। मैं चाहती हूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि जब वो होती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मां वापस आ गई हो। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने ऊपर माया की ओर देखा, जो पास में खड़ी थी। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अब ये मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक छोटे बच्चे के प्रति समान जिम्मेदारी साझा करने वाले 2 लोगों का था। उस रात अनाया के सो जाने के बाद अर्जुन बंगले के पीछे के आंगन में बैठे, जहां प्रिया ने बोगनविलिया का पौधा लगाया था। माया 2 कप चाय लेकर आई। आप थके हुए हैं? नहीं, आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। माया उनके सामने बैठ गई। मैंने सोचा था कि मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन जब मैंने अनाया को रोते देखा तो मुझे पता था कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती। वापस आने के लिए धन्यवाद। मुझे और मेरी बेटी को ना छोड़ने के लिए। एक पल की खामोशी, बगीचे में कीड़ों की झिंगुर की आवाज। अर्जुन ने ऊपर देखा। माया, अगर किसी दिन तुम्हारे पास अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए पर्याप्त विकल्प हों तो इस जगह को छोड़ने में संकोच मत करना, लेकिन जब तक तुम यहां हो इसे अपना घर समझना। माया ने उन्हें देखा। उसकी आंखें नरम हो गईं। घर वो जगह है जहां लोग आप पर विश्वास करते हैं। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। एक सीधी साधी, बिना किसी दिखावे की पुष्टि, लेकिन पहली बार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कही गई जिसने कभी संदेह किया था, जिसने कभी चोट पहुंचाई थी और जो फिर से पिता और इंसान बनना सीख रहा था। रात की हवा बोगनविलिया के पौधे से धीरे धीरे गुजरी। पंखुड़ियां धीरे धीरे नीचे गिर रही थीं, जैसे सारे बोझ हटा दिए जा रहे हों। वीकेंड की सुबह बंगले का माहौल हंसी से भर गया था।
अनाया पीछे के आंगन में दौड़ रही थी, एक छोटा सा एप्रन पहने हुए जिसे माया ने खुद सिला था, और माया के साथ केले का केक बनाने की तैयारी कर रही थी। मक्खन, दूध और पके केले की महक एक साथ मिलकर पूरे घर में फैल गई। लक्ष्मण जी पत्थर की बेंच पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी आंखें पहले के दिनों की तुलना में ज्यादा चमकदार थीं। अर्जुन, जो लंबे समय से काम में डूबे हुए थे, ने पहली बार एक ऐसी शांति महसूस की जिसे वो अपनी पत्नी की मृत्यु के साथ खो चुके थे। वो बरामदे में बैठे थे, लैपटॉप खुला था, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वो अनाया को खेलते हुए और माया को हर बार जब बच्ची फर्श पर आटा गिराती तो जोर से हंसते हुए देख रहे थे। ये वो तस्वीर थी जिसे वो पिछले 3 सालों से शानदार छुट्टियों और महंगे उपहारों के माध्यम से खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सबसे सरल चीजों में छिपी थी। जब केक का पहला बैच ओवन से बाहर आया तो तीनों छोटी रसोई में एक साथ बैठ गए। माया ने एक साधारण कागज में लिपटा एक उपहार बॉक्स निकाला और अर्जुन को दिया। जन्मदिन मुबारक हो, अनाया ने कहा कि एक उपहार होना चाहिए, मैंने बस ये छोटा सा बनाया है। अर्जुन हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो याद रखेगी। उन्होंने उसे खोला। ये एक कपड़े से ढकी नोटबुक थी जिसके अंदर अनाया की उनके साथ माया के साथ खींची गई तस्वीरें चिपकी हुई थी और हाथ से लिखे छोटे छोटे कैप्शन थे। एक तस्वीर में अनाया माया की गोद में सो रही थी, एक में वो एक व्यस्त सुबह में बच्ची के बाल बांध रहे थे। ये मेरे द्वारा प्राप्त किसी भी उपहार से अधिक कीमती है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मुझे पता है कि आपको पार्टियां पसंद नहीं है, इसलिए मैं और बच्ची बस आपको ये दिखाना चाहते थे कि आप धीरे धीरे एक बेहतर पिता बन रहे हैं। माया मुस्कुराई। माहौल एकदम सही लग रहा था, लेकिन बंगले के लोहे के गेट के पीछे एक तूफान आने वाला था। उस दोपहर जब अर्जुन एक साथी के साथ बैठक के लिए बाहर गए थे, माया अनाया को फल खिला रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। वो गेट खोलने के लिए बाहर गई। उसके सामने लगभग 30 साल की एक महिला खड़ी थी, जिसने भारी मेकअप किया हुआ था, स्टाइलिश कपड़े पहने थे, हाथ में एक सूटकेस था और ऊंची एड़ी के जूते टाइल वाले फर्श पर खटक रहे थे। नमस्ते, मैं नेहा हूं, अर्जुन खन्ना की होने वाली पत्नी। मैं अपनी बेटी से मिलने और यहाँ रहने आई हूं। माया सन्न रह गई, जैसे उसके कानों में बिजली कौंध गई हो। उसने कभी अर्जुन को किसी रिश्ते के बारे में बात करते नहीं सुना था। सगाई की तो बात ही छोड़िए। एक पल में कई भावनाएं उमड़ पड़ीं, आश्चर्य, निराशा और फिर तुरंत रक्षात्मक वृत्ति। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आप अर्जुन साहब के वापस आने का इंतजार कर सकती हैं। मुझे उनकी जगह मेहमानों का स्वागत करने का अधिकार नहीं है। तुम कौन होती हो यहां खड़ी होने वाली? नेहा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। नौकरानी या आया? मैंने सुना था कि यहां कोई रहता है, लेकिन सोचा था कि ये कोई बूढ़ी औरत होगी, ना कि इस तरह की जवान सजी धजी लड़की। माया ने शांत रहने की कोशिश की। मैं वो हूं जिसे अर्जुन साहब ने अनाया की देखभाल के लिए बुलाया है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो रास्ते से हटो। मेरे पास एक अतिरिक्त चाबी है और आज से मैं इस घर में हर चीज का फैसला करूंगी। नेहा ने होंठ सिकोड़े और अपना सूटकेस अंदर खींच लिया। जब अर्जुन लौटे तो लिविंग रूम का दृश्य देखकर वो चौंक गए। अनाया सोफे पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसका चेहरा भ्रमित था। माया पास में खड़ी थी, उसकी आंखें ठंडी थीं। नेहा पैर पर पैर रखकर बैठी थी, चाय की चुस्कियां ले रही थी, जैसे कि वो लंबे समय से इस जगह की मालकिन हो। तुम यहां क्या कर रही हो? अर्जुन तेजी से आगे बढ़े। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूं। क्या मुझे अपने होने वाले पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है? नेहा आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। मैंने उस बात के लिए सहमति नहीं दी है। हम सिर्फ एक दूसरे को जान रहे थे और मैंने तुम्हें कभी यहां रहने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने धीमी, गुस्से भरी आवाज में कहा। क्या हुआ? तो मैं सब कुछ कल्पना कर रही थी। जब तुम अपनी पत्नी के खोने के गम में डूबे थे, तब मैं तुम्हारे साथ थी। तुमने कहा था कि तुम्हें फिर से शुरू करने के लिए किसी की जरूरत है, और अब तुम एक नौकरानी का पक्ष ले रहे हो। नेहा ने माया की ओर तिरछी नजर से देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजा में कहा, बस बहुत हुआ। तुम्हें मेरे घर में किसी और का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। नेहा ठंडी हंसी हंसी। तो ये स्पष्ट है, तुम मुझे उसे रखने के लिए बाहर निकाल रहे हो। क्या इसलिए कि तुम उसके प्रति आकर्षित हो गए हो? माहौल भारी और जमा हुआ लग रहा था। अनाया रो पड़ी।
माया ने आगे बढ़कर बच्ची को उठाया और उसे चुप कराने लगी। कुछ तो बोलो, नेहा लगभग चिल्लाई। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता कि मैं आकर्षित हुआ हूं या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं। माया ही वो एकमात्र व्यक्ति है जिसने पिछले 3 सालों में मेरी बेटी को सच में हंसाया है। अगर तुम उसका सम्मान नहीं कर सकती तो तुम इस घर की नहीं हो। नेहा झटके से खड़ी हो गई, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। ठीक है, तुमने एक ऐसी महिला के बजाय एक नौकरानी को चुना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा करियर बना सकती थी। तुम इसके लिए पछताओगी। वो अपना सूटकेस खींचकर ऊंची एड़ी के जूतों की खटखटाहट के साथ घर से निकल गई। पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गई। अर्जुन ने कुछ देर तक उसकी जाती हुई आकृति को देखा और फिर एक लंबी सांस ली। वो माया की ओर मुड़े, देखा कि वो अभी भी अनाया को गले लगाए हुए है, धीरे धीरे उसे सहला रही है। मुझे खेद है, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी अचानक आ जाएगी। माया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है। मुझे बस इस बात की परवाह है कि शुरू से ही मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मुझे प्राथमिकता की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सम्मान की जरूरत है। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती जहां मुझे हमेशा एक तीसरी व्यक्ति के रूप में देखा जाए जो बीच में आ गई हो। नहीं, तुम कभी बीच में नहीं आई। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो रुकी जब बाकी सब चले गए। अर्जुन ने उसे बीच में ही टोक दिया। माया ने उन्हें देखा। उसकी आंखें अब पहले की तरह नरम नहीं थीं। वो रोई नहीं, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ हो गई। तो आपको चुनना होगा, मेरे और नेहा के बीच नहीं, बल्कि पारदर्शिता और छिपाव के बीच। ये कहकर वो अनाया को लेकर ऊपर चली गई। अर्जुन को लिविंग रूम में अकेला छोड़ गई, जहां अभी अभी एक शांत लेकिन भयंकर तूफान आया था। माया सामान्य से जल्दी जाग गई। सुबह की रोशनी अभी अनाया के कमरे के पर्दों से छनकर अंदर भी नहीं आई थी कि वो चुपके से बिस्तर से उठ गई। बच्ची अभी भी गहरी नींद में थी। उसके हाथ पुराने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए थे। उस छोटे से चेहरे को देखकर उसका दिल नरम हो गया, लेकिन केवल एक पल के लिए। कल जो कुछ हुआ था वो अभी भी उसके दिमाग में एक शांत लहर की तरह घूम रहा था, जिससे वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। वो नीचे गई, एक गरम चाय बनाई और फिर बगीचे के पीछे पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गई। सुबह की धूप साफ थी। बोगनविलिया का पौधा बरामदे पर छाया डाल रहा था। कुछ पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर रही थीं। शांति अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। माया ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी अजीब स्थिति में पड़ जाएगी। वो इस घर में एक साधारण इच्छा के साथ आई थी, एक बच्चे की देखभाल करना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ पैसे कमाना। लेकिन फिर अनाया के साथ रहते हुए हर दिन, अर्जुन की खाली आंखों का सामना करते हुए हर बार, उसने अपने दिल को बदलते हुए महसूस किया। बच्चे के लिए प्यार और उस बंद पिता के अंदर सुलग रहे अकेलेपन के लिए भी प्यार। वो खुद को धोखा नहीं देना चाहती थी, ना ही आगे के बारे में सोचने की हिम्मत करती थी। लेकिन कल दोपहर जब नेहा नाम की महिला अचानक प्रकट हुई, ये घोषणा करते हुए कि वो अर्जुन की होने वाली पत्नी है, तो उसके दिल में सब कुछ टूट गया। ईर्ष्या के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि पहली बार उसने खुद को गलत जगह पर महसूस किया। अर्जुन भी पूरी रात सो नहीं पाए। माया के अनाया के साथ ऊपर जाने के बाद वो सोफे पर चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें खालीपन में टिकी थीं। एक सवाल उनके दिमाग में गूंजता रहा, उन्होंने माया को नेहा के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? वो नेहा से प्यार नहीं करते थे, ये एक सच्चाई थी। वो रिश्ता पार्टियों, दोस्तों की सिफारिशों और उन समयों से बना था जब उन्होंने अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश की थी। लेकिन कोई दिल नहीं था, कोई भावना नहीं थी, बस खालीपन को भरने का एक व्यर्थ प्रयास था। उन्होंने सोचा था कि माया सिर्फ एक अच्छी नौकरानी है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। उनकी बेटी की देखभाल करते समय उसकी आंखें, अनाया की हर बात को ध्यान से सुनने का उसका तरीका, धीमी लोरी, सब कुछ ने उन्हें उस गर्माहट का एहसास कराया जिसे वो इतने लंबे समय से भूल चुके थे, और वो उस व्यक्ति में स्पष्ट रूप से मौजूद थी। आज सुबह वो भी जल्दी नीचे आ गए। माया को बगीचे में चुपचाप बैठे देखा। वो धीरे धीरे उसके पास गए, हाथ में 2 कप कॉफी लिए, एक कप उसके बगल में रखा। वो बैठ गए चुपचाप। धन्यवाद, माया ने बिना देखे धीरे से कहा, कल रात के लिए। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं, मुझे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, तुम इस घर में एकमात्र व्यक्ति हो जो मुझसे सच कहने की हिम्मत करती है। तुम्हें अधिकार है। माया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें गंभीर थीं। तो मुझे सच सच बताइए, आपके और नेहा के बीच क्या रिश्ता है? क्या आप उससे शादी करने जा रहे थे? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। मेरा ऐसा कोई इरादा कभी नहीं था। हम कुछ समय के लिए एक दूसरे को जान रहे थे, लेकिन कोई भावना नहीं थी। सगाई की बात नेहा ने खुद ही बना ली थी, क्योंकि दोनों परिवारों ने इस पर चर्चा की थी, लेकिन मैंने कभी हाँ नहीं कहा। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस घर में रहती हूं। आपके बच्चे की देखभाल करती हूं, इतने सारे दबावों का सामना करती हूं, लेकिन हमेशा अनजान रहती हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी निजी समस्याओं में नहीं घसीटना चाहता था। अर्जुन ने सिर झुकाया। लेकिन यह सच है कि मैं गलत था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन असल में मैंने तुम्हें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। माया चुप रही। उसने कॉफी का कप उठाया और एक घूंट लिया, गर्म और कड़वा, लेकिन दिल में उलझनों को शांत करने के लिए काफी था। मुझे वादे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पष्टता चाहिए। मैं नेहा के साथ मामला पूरी तरह से सुलझा लूंगा। मैं अपने पूरे परिवार को बता दूंगा। आज से कोई भी इस घर में मेरी और तुम्हारी सहमति के बिना नहीं आ सकता। माया एक पल के लिए चौंक गई। और तुम वो व्यक्ति हो जिसने मेरे लिए वो काम किया है और कर रही हो जो मैं खुद अपने बच्चे के लिए कभी ठीक से नहीं कर पाया। तुम्हें एक साथी के रूप में अधिकार है, एक कर्मचारी के रूप में नहीं। माया ने उसे बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में अब कोई दोष नहीं था, बल्कि स्वीकृति थी। दोनों के बीच, मालिक और नौकर के बीच की सीमा धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, लेकिन माया ने अभी भी एक आवश्यक दूरी बनाए रखी। तो आज से हम फिर से शुरू करते हैं, पारदर्शी, सीधे, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। मैं वादा करता हूं। 1 हफ्ते बाद अर्जुन ने नेहा के परिवार से मिलकर मामला खत्म करने की पहल की। बातचीत 2 घंटे तक चली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके मन में कोई भावना नहीं है और सभी विवाह योजनाओं से पीछे हटने का अनुरोध किया। नेहा का परिवार नाराज था, खासकर उसकी मां, एक महिला जिसने कई बार अर्जुन को अपने होने वाले दामाद के रूप में सराहा था, लेकिन वो डिगे नहीं। पहली बार उन्होंने अपने दिल को तराजू पर रखा, बजाय इसके कि वो लाभ, प्रतिष्ठा या सामाजिक बंधनों के बारे में सोचें। जब वो लौटे तो माया अनाया को चित्र बनाना सिखा रही थी। उसे अंदर आते देख उसने बस धीरे से सिर हिलाया, कुछ नहीं पूछा। लेकिन जब उनकी आंखें मिलीं तो दोनों समझ गए कि एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। उस शाम अर्जुन और माया ने अनाया के बोलने के शुरुआती दिनों के वीडियो देखे। प्रिया, उनकी पत्नी की पुरानी तस्वीरें। अब कोई असहजता नहीं थी, कोई बचाव नहीं था, बस एक कोमल साझाकरण था। मैंने सोचा था कि मैं प्रिया को कभी नहीं भूल पाऊंगा, उन्होंने कहा, लेकिन तुमने मुझे भूलने नहीं दिया। तुमने मुझे एक अलग तरीके से याद कराया, अधिक कोमल, बिना किसी अपराध बोध के। माया चुप रही, आंसू चुपचाप बह रहे थे, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे। अब कोई उलझन नहीं थी। बाहर हवा चलने लगी थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक नया मौसम खिलना शुरू हो गया था, नाजुक लेकिन उम्मीद से भरा। सुबह उस दिन मुंबई की शुरुआत हल्की बारिश से हुई। पानी की चमकदार बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर टिकी थीं। माहौल ठंडा हो गया था, जिससे लोगों के मन में पुरानी यादों का एहसास हो रहा था। शांत बंगले में माया डाइनिंग टेबल पर बैठी अनाया को अंग्रेजी में विभिन्न प्रकार के फलों में अंतर करना सिखा रही थी। अनाया बहुत उत्साहित लग रही थी, खासकर जब उसे प्यार भरे आलिंगन के साथ बहुत अच्छा कहा जाता था। अर्जुन सुबह जल्दी कंपनी के लिए निकल गए थे। पिछले कुछ दिनों से परिवार का माहौल शांत हो गया था। नेहा के साथ मामला स्पष्ट रूप से समाप्त होने के बाद माया ने उनमें एक बदलाव महसूस किया। साझा करने की पहल अब वैसी खामोशी नहीं थी जो लोगों को अनुमान लगाने पर मजबूर करती थी। वो भी सुरक्षित महसूस करने लगी थी। खुद को सच्ची मुस्कान के साथ मुस्कुराने की अनुमति दे रही थी, भले ही उसने अभी भी एक निश्चित दूरी बनाए रखी हो। दोपहर के करीब जब माया रसोई साफ कर रही थी तो गेट की घंटी बजी। उसने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और बाहर गई। लोहे के गेट के सामने लगभग 50 साल का एक आदमी खड़ा था,
जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। उसने गहरे रंग की शर्ट और पुरानी पैंट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर कठोरता के निशान थे। और उसकी आंखें खोजपूर्ण थीं। क्या ये अर्जुन खन्ना का घर है? आदमी ने अपनी विशिष्ट मध्य भारतीय लहजे में पूछा। माया ने विनम्रता से सिर हिलाया। जी हां, आपको अर्जुन साहब से मिलना है? हां। क्या यहां माया नाम की कोई लड़की काम करती है? पूरा नाम माया देवी। माया एक पल के लिए सन्न रह गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो आवाज, वो आंखें, उन्हें कहीं भी पहचाना जा सकता था। पापा, उसके मुंह से निकल गया। आदमी चौंक गया और फिर कांपते हुए हाथ से अपना चश्मा उतारा। माया, तुम हो? दोनों वहां हल्की बारिश में खड़े रहे, जैसे समय में जम गए हों। 10 साल से ज्यादा हो गए थे जब वे मिले नहीं थे। उस दिन से जब वो पिता शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटने के बाद चला गया था, जिससे उसकी माँ अवसाद में चली गई और फिर मर गई। उसने सोचा था कि वो कहीं मर गया होगा या कम से कम उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। तुम सच में यहां रहती हो? एक नौकरानी के रूप में उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। माया ने अपनी भावनाओं को दबाया। उसकी आवाज तीखी हो गई। मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूं। यहां काम अपनी फीस भरने के लिए करती हूं। आपको क्या चाहिए? उन्होंने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। पापा ने एक परिचित से सुना कि तुम यहां हो। मैं राजस्थान में मजदूरी करता था। कुछ सालों से बीमार हूं, इसलिए तुम्हें खोजने आया। माया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इतने साल बिना पिता के, बिना देखभाल के, बिना किसी सुरक्षा के, केवल नानी ने उसे पाला था जब तक वो मर नहीं गई। अब वो प्रकट हुए, कह रहे हैं कि वो उसे खोजने आए हैं, जैसे उन्होंने उसे कभी छोड़ा ही ना हो। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या गुस्सा। लेकिन अगर आप पैसे मांगने आए हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। आदमी ने सिर झुकाया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम ठीक से रह रही हो या नहीं। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गेट खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया ताकि वो पानी ला सके। भले ही उसका दिल अभी भी बेचैन था। वो अपने पिता को बारिश में खड़ा नहीं छोड़ सकती थी। भले ही अतीत दर्दनाक था, खून का रिश्ता एक ऐसी चीज थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। लिविंग रूम में वो कुर्सी के किनारे पर सिकुड़ कर बैठे थे। उनकी आंखें चारों ओर अपरिचितता से देख रही थीं। घर बहुत बड़ा है, मालिक बहुत अमीर होंगे। माया ने सिर हिलाया, चाय का कप नीचे रखा। अर्जुन साहब एक व्यवसायी हैं, एक रियल एस्टेट श्रृंखला के मालिक। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं। मैंने लोगों को कहते सुना है कि मालिक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या यह सच है? माया ने ठंडी नजर से ऊपर देखा। पापा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। मैं ईमानदारी से जीती हूं, ठीक से काम करती हूं। यहां गंदी अफवाहें मत लाओ। वो चौंककर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी जेब से कुछ मेडिकल रिपोर्ट निकाली। कांपते हुए उसे दी। मुझे गंभीर मधुमेह है। मेरी आंखों की रोशनी जा रही है। मैं अब मजदूरी नहीं कर सकता। अस्पताल ने कहा कि लंबे समय तक इलाज की जरूरत है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, केवल तुम ही उम्मीद हो। माया गुस्सा, दया और फिर दुख की भावनाओं के बीच चुप रही। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। भले ही उसका तर्क चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी वृत्ति ने उसे अपना फोन निकालकर अर्जुन को संदेश भेजने पर मजबूर कर दिया। क्या आप थोड़ा जल्दी वापस आ सकते हैं? मुझे बात करनी है। जब अर्जुन लौटे, घर में एक अजनबी आदमी को देखकर उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। माया खड़ी हो गई और धीरे से कहा, ये मेरे पापा हैं। मुझे खेद है कि मैंने आपकी अनुमति के बिना उन्हें घर में आने दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। आदमी के सामने बैठ गए और धीरे धीरे बात करने लगे। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद वो स्थिति समझ गए। फिर उन्होंने माया को अकेले में बात करने के लिए बगीचे में बुलाया। तुम कैसा महसूस कर रही हो? उन्होंने पूछा। माया ने सिर झुकाया। मुझे नहीं पता। मेरा एक हिस्सा मुंह मोड़ना चाहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार वो मेरे असली पिता हैं। भले ही उन्होंने मुझे मेरे जीवन के सबसे भयानक साल दिए हों। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहे और फिर धीमी आवाज में कहा, मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने पिता के साथ कुछ ऐसा ही अनुभव किया है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए होती है। माया ने उन्हें देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अगर मैं उनके इलाज में मदद करती हूं, तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी?
बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं अतिरिक्त वित्तीय सहायता दे सकता हूँ या एक अच्छा अस्पताल ढूंढ सकता हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये तुम्हें और अधिक चोट ना पहुंचाए। माया ने धीरे से सिर हिलाया, हल्की सी मुस्कुराई। पहली बार उसे लगा कि उसके पास सहारा देने के लिए कोई है। कोई इतना परिपक्व है जो बिना किसी निर्णय के साझा कर सकता है। उसके बाद अर्जुन ने माया के पिता के लिए अस्पताल के पास एक छोटे से घर में रहने की व्यवस्था की। उनका उचित प्रक्रिया के अनुसार जांच और इलाज किया गया। माया हर सप्ताह उनसे मिलने जाती, फल भोजन लेकर। ज्यादा बातें नहीं करती, लेकिन ये उस बूढ़े आदमी को रुलाने के लिए काफी था। एक बार उसके जाने से पहले उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम एक अच्छा जीवन जियो, मेरे जैसे मत बनना। माया ने सिर हिलाया, उसका गला भराया। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगी, लेकिन आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे कोई पछतावा ना हो। जब वो मुड़कर चली गई तो शाम की सुनहरी धूप अस्पताल के गलियारे में फैल गई। एक पुराना अध्याय बंद हो गया था, आदर्श नहीं, शांतिपूर्ण नहीं। लेकिन ये बंद हो गया था और वहां से एक नई यात्रा शुरू होगी। मुंबई की दोपहर में तेज धूप थी। अनाया का छोटा सा स्टडी रूम गर्म हो गया था, भले ही एयर कंडीशनर चल रहा था। माया बच्ची के लिए क्राफ्ट का सामान काट रही थी कि उसका फोन बजा। ये सुश्री शर्मा, अनाया के किंडरगार्टन की प्रिंसिपल का नंबर था। माया जी, क्या आप कृपया थोड़ी देर के लिए स्कूल आ सकती हैं? अनाया के साथ कुछ हुआ है। माया झटके से खड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, अर्जुन को फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया और इंतजार किए बिना वो स्कूल के लिए निकल पड़ी। उसका दिल जल रहा था। रास्ते में पुरानी यादें वापस आ गईं, जब उसकी माँ घबरा कर स्कूल भागती थी क्योंकि उसे दोस्त परेशान करते थे। जब वो कक्षा के कोने में अकेली बैठी रहती थी क्योंकि कोई उसके साथ नहीं खेलता था। उसने कसम खाई थी कि अगर वो कभी माँ बनी तो वो अपने बच्चे को इस दुनिया में कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। और भले ही वो अनाया की असली माँ नहीं थी, उसने हमेशा अपना वादा निभाया था। जब माया स्कूल पहुंची तो सुश्री शर्मा गेट पर इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। अनाया ने कक्षा में एक बच्चे को मारा, लेकिन समस्या व्यवहार नहीं है बल्कि कारण है। माया चौंक गई। वो जल्दी से स्टाफ रूम में गई, जहां अनाया एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी, अपने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ कसकर बंद थे, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा दबा रही हो। अनाया, माया यहाँ है, क्या तुम माया को बता सकती हो कि क्या हुआ? माया ने धीरे से उसके बगल में घुटनों के बल बैठकर कहा। अनाया ने ऊपर देखा, आंसू बह निकले। वे लोग कह रहे थे कि मेरी माँ नहीं है, कह रहे थे कि माया एक नौकरानी है। मुझे उनसे नफरत है। ये बात माया के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गई। उन बच्चों के शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अनाया की आंखों में दर्द के कारण। माया ने बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया और उसे सहलाया। तुम जानती हो कि माया कौन है ना? लोग कुछ भी कहें, माया हमेशा यहां रहेगी, हमेशा तुमसे प्यार करेगी। अनाया ने सिर हिलाया, उसे और कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। स्कूल से माफी मांगने और एक वचन पत्र लिखने के बाद माया अनाया को घर ले आई। रास्ते में बच्ची चुपचाप शांत रही, लेकिन उसका हाथ अभी भी माया के हाथ को कसकर पकड़े हुए था, जैसे उसे डर हो कि किसी दिन वो महिला गायब हो जाएगी। उस रात अर्जुन देर से घर लौटे। जब वो लिविंग रूम में दाखिल हुए तो हल्की रोशनी अभी भी जल रही थी। माया अनाया के बगल में बैठकर परियों की कहानी सुना रही थी। बच्ची सो चुकी थी, उसके चेहरे पर अभी भी आंसू के निशान थे। कुछ हुआ है क्या? अर्जुन ने चिंता भरी आवाज में पूछा। माया ने पूरी घटना बताई। जब उसने सुना कि अनाया को दोस्तों ने मां न होने और उसे माया कहने के लिए चिढ़ाया, तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा था कि घर में सब कुछ काफी है, लेकिन वो भूल गए थे कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा कठोर है। मैं गलत था। माया ने ऊपर देखा। उसकी आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है।
जब हमने अनाया के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया कि परिवार क्या है और नहीं हो। तो मैं समझता हूं, लेकिन अगर तुम सहमत हो तो मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें अनाया की गॉडमदर बनने का प्रस्ताव देना चाहता हूं। माया चौंक गई। उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। आप सच कह रहे हैं? मैं ये पूरी कृतज्ञता, विश्वास और उस भावना के साथ कह रहा हूं जिसे मैं अब और नकार नहीं सकता। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो ये कर सकती हो, इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि तुम उस बच्ची के साथ उसके बुखार, ठंडी रातों और डर के माध्यम से रही हो। तुम उसके बचपन का एक अविभाज्य हिस्सा हो। माया मुड़ गई, आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। मुझे डर है कि अगर किसी दिन आप बदल गए, अगर कोई और महिला आ गई, तो मुझे और अनाया को फिर से बाहर कर दिया जाएगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। कोई और नहीं होगा। मैंने नेहा के साथ मामला स्पष्ट कर दिया है। सब कुछ खत्म कर दिया है। मेरे पास अब केवल तुम और मेरी बेटी हो। ये सिर्फ गॉडमदर बनने का प्रस्ताव नहीं है। मैं चाहता हूं, अगर तुम अनुमति दो तो हम साथ मिलकर इस घर को फिर से बनाएं। कमरा एक पल के लिए चुप हो गया। घड़ी की टिक टिक, अनाया की हल्की सांसें जैसे दोनों के दिलों की धड़कनों में मिल गईं। माया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अनाया को देखा और फिर अर्जुन को। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं इस रिश्ते में पूरी तरह से तैयार दिल के साथ कदम रखना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी जवानी घावों को भरने में बिताई है। मैं उन निशानों को आप दोनों की नई जिंदगी में नहीं लाना चाहती। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा। कुछ दिनों बाद माया अपने पिता से मिलने अस्पताल गई। वो ठीक हो रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी उदास था। वो उनके लिए कुछ पसंदीदा व्यंजन लेकर गईं, अनाया की कहानियां, अर्जुन के घर में जीवन की बातें सुनाईं, लेकिन उस दिन के प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं किया। जब वो जाने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने उसे रोका। तुम अपने लिए जियो, समझे? मेरे कर्ज चुकाने के लिए मत जियो और अतीत के वापस आने से मत डरो। तुम एक परिवार की हकदार हो। माया चुपचाप खड़ी रही और फिर धीरे से सिर हिलाया। घर लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा। बादल छट गए थे। मुंबई के आसमान पर एक शानदार सूर्यास्त एक पेंटिंग की तरह फैला हुआ था। वो जानती थी कि वो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकल रही है, और भले ही वो अभी तक अपनी भावनाओं को नाम नहीं दे सकती थी, लेकिन उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। दिल में घाव अभी भी था, लेकिन अब ये उसे कमजोर करने वाली चीज नहीं थी। ये इस बात का सबूत था कि उसने क्या पार किया है और उस जीवन की नींव थी जिसे वो चुनने वाली थी। मुंबई में बारिश का मौसम अक्सर अप्रत्याशित होता है। सुबह धूप हो सकती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद भूरे बादल पूरे आसमान को ढक सकते हैं। आज भी ऐसा ही था। माहौल अजीब तरह से घुटन भरा था, जैसे कुछ होने वाला हो। शांत बंगले में अर्जुन अपने स्टडी रूम में बैठे थे। हाथ में फोन था। उनकी आंखें माया के भेजे संदेश पर टिकी थीं। आज रात मुझे कुछ बात करनी है। उम्मीद है आपके पास थोड़ा समय होगा। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उन शब्दों को बहुत देर तक देखते रहे। उस दिन से जब उसने उनकी और अनाया की जिंदगी में आधिकारिक रूप से कदम रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, उनके बीच एक शांत खामोशी थी। दूरी नहीं, लेकिन इतनी कि दोनों समझ सकें कि एक बड़ा फैसला आगे इंतजार कर रहा है। शाम को अचानक बारिश होने लगी, जिससे दृश्य और भी धुंधला हो गया। माया एक लंबे बेज रंग के कोट में आई, हाथ में छाता था। बाल अभी भी गीले थे। अनाया को लक्ष्मण जी ने जल्दी सुला दिया था। लिविंग रूम में केवल 2 वयस्क बचे थे। माया अर्जुन के सामने सोफे पर बैठ गई। उसके हाथ एक दूसरे में गुंथे हुए थे। उसकी आंखें थोड़ी बच रही थीं, लेकिन दृढ़ थीं। मैंने बहुत सोचा है, न केवल पिछले कुछ दिनों में, बल्कि उस लंबे सफर के बारे में, जब से मैंने इस घर में आप दोनों की जिंदगी में कदम रखा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने उसे बोलने दिया, बीच में नहीं टोका। मैंने सोचा था कि मैं योग्य नहीं हूं। मेरे पास उच्च शिक्षा नहीं है, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं उन आदर्श महिलाओं में से नहीं हूं जिन्हें आप जानते थे। मुझे डर था कि अगर मैं आपकी और अनाया की जिंदगी में आई तो मेरी तुलना की जाएगी, मुझ पर संदेह किया जाएगा। शायद मुझे छोड़ भी दिया जाएगा, जैसे मेरी मां को मेरे पिता ने अपने बच्चों के साथ छोड़ दिया था।
उसने ऊपर देखा और सीधे उनकी आंखों में देखा। लेकिन फिर मैंने समझा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरा अतीत आदर्श है या नहीं, बल्कि ये है कि मैं भविष्य में क्या चुनना चाहती हूं। और मैं आप दोनों को चुनना चाहती हूं, दया के कारण नहीं, ना ही कृतज्ञता के कारण, बल्कि उस सच्चे प्यार के कारण जो हर दिन छोटे छोटे पलों से बड़ा है। अर्जुन जैसे सांस रोककर सुन रहे थे। उनके चेहरे पर तनाव कम हो गया, उनकी आंखों में एक दुर्लभ कोमल भावना चमक उठी। मुझे तुम्हारे आदर्श होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने धीरे धीरे कहा। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है, तुम जैसी हो। वो व्यक्ति जिसने अनाया के लिए पूरी रात जागकर उसका शरीर पोंछा, वो व्यक्ति जिसने अपने पिता को माफ करने के लिए अपने दर्द का सामना करने की हिम्मत की, वो व्यक्ति जो तब नहीं गई जब मैं एक जिद्दी इंसान था, अपने ही खोल में जी रहा था। क्या तुम जानती हो, कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति इतने सब के बाद भी इतना कोमल कैसे हो सकता है। माया धीरे से मुस्कुराई। एक मुस्कान जो खुशी से ज्यादा उदास थी, क्योंकि अगर मैं भी वैसी ही कठोर हो जाती जैसा जीवन ने मेरे साथ व्यवहार किया, तो मैं अपने अंदर बची आखिरी अच्छाई भी खो देती। अर्जुन उसके पास आए, उसके बगल में बैठ गए। तो ये एक हाँ है? माया ने सिर हिलाया, उसकी आंखें भर आईं। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कुछ भी? उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। मैं सिर्फ एक गॉड मदर या जीवन साथी नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हारे साथ अनाया को एक असली परिवार की तरह पालना चाहती हूँ। उसकी भलाई और खुशी को सबसे ऊपर रखना चाहती हूँ। चाहे कल हमारे बीच कुछ भी हो, अनाया के पास मैं हमेशा रहूंगी। अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं वादा करता हूं। आज से तुम अनाया की मां हो। माया के आधिकारिक तौर पर अर्जुन के साथ जुड़ने की खबर जल्द ही उनके परिचितों में फैल गई। कई तरह की बातें, संदेह, यहां तक कि उन लोगों से भी जो अर्जुन को लंबे समय से जानते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। हर बार जब कोई माया के अतीत या सामाजिक स्थिति का जिक्र करता तो वो दृढ़ता से जवाब देते, वो मेरी पसंद है और मैं अपनी पसंद की रक्षा अंत तक करूंगा। एक वीकेंड की दोपहर अर्जुन माया और अनाया को ऊटी ले गए, जहां वो अपनी दिवंगत पत्नी को हनीमून पर ले गए थे। ये एक परिवार के रूप में तीनों की पहली यात्रा थी। देवदार के पेड़ों का दृश्य, ठंडी हवा और धुन ने एक शांतिपूर्ण तस्वीर बनाई। अनाया घास पर दौड़ रही थी, अपने पुराने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए। लेकिन अब उसने एक गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी, जिसे माया ने खुद सिला था। उस रात एक छोटे से लकड़ी के होमस्टे में माया बैल्कनी में खड़ी थी। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। अर्जुन ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया। उसकी गर्माहट ने उसे शांत किया। तुम्हें डर लग रहा है? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ, डर लगता है। डर है कि सब कुछ एक सपने की तरह गायब हो जाएगा। तो इसे कसकर पकड़ो ताकि ये फिसल ना जाए। माया मुड़ी और अपना सिर उनके सीने पर टिका दिया। मैं पकड़ूंगी, न केवल तुम्हें बल्कि अनाया को भी और खुद को भी। मैं खुद को फिर कभी टूटने नहीं दूंगी। अर्जुन ने अपनी बाहों को कस लिया। कुछ नहीं कहा, केवल ऊटी की रात की बारिश की छत पर टिप टिप की आवाज थी, जैसे एक नए अध्याय के लिए एक कोमल लोरी लिखी जा रही हो। मुंबई लौटने पर माया स्थायी रूप से बंगले में उन दोनों के साथ रहने लगी। अब नौकरानी नहीं, अब किसी और की जिंदगी के किनारे खड़ी नहीं। वो एक साथी, एक माँ और एक महिला के रूप में आई, जो इतने सालों के भटकाव के बाद धीरे धीरे खुद को फिर से पा रही थी। उसके दिल में, अर्जुन के दिल में और अनाया के दिल में घाव गायब नहीं हुए, लेकिन उन सभी ने सामना करना, ठीक करना और आगे बढ़ना सीख लिया था। उन्होंने अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वर्तमान में ईमानदारी से जीने का फैसला किया, ताकि अतीत का भविष्य पर कोई अधिकार ना रहे। और उस घर में एक छोटी लड़की की हंसी के बीच, हर रात दो वयस्कों के बीच फुसफुसाहट भरी बातचीत के बीच एक परिवार बन गया था। आदर्श नहीं लेकिन पूरा, शोरगुल वाला नहीं लेकिन गर्म, आसान नहीं लेकिन टिकाऊ। रविवार की सुबह हल्की धूप घर के पीछे छोटे बगीचे में पेड़ों के पत्तों से छन कर आ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट अनाया की खिलखिलाहट में मिल रही थी, जो मिल्की नाम के एक छोटे से पिल्ले के पीछे दौड़ रही थी।
ये उपहार अर्जुन ने अपनी बेटी को उसके 5वें जन्मदिन पर दिया था। दृश्य इतना शांत था कि ऐसा लग रहा था जैसे जीवन के सभी तूफान पीछे छूट गए हों। माया सीढ़ियों पर बैठी थी, हाथ में एक किताब थी। कभी कभी ऊपर अनाया को देखकर मुस्कुराती थी। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। थकान और उदासी के निशान एक कोमल नजर से बदल गए थे। बाल पीछे संक्षिप्त बंधे थे। एक साधारण हल्की नीली पोशाक एक परिपक्व और शांत महिला की सुंदरता को उजागर कर रही थी। अर्जुन घर के अंदर से 2 गिलास संतरे का जूस लेकर बाहर आए। एक गिलास उसे दिया। उन्होंने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिसकी आस्तीनें चढ़ी हुई थी। उनका चेहरा शांत था। अब एक भारी जिम्मेदारी के साथ जीने वाले व्यक्ति का तनाव नहीं था। क्या तुमने प्यार भरे दिल से बच्चे का पालन पोषण किताब पढ़ ली? उन्होंने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। माया ने धीरे से सिर हिलाया, किताब नीचे रखी। हाँ, बहुत सी बातें मुझे सही लगी। बच्चों को आदर्श माता पिता की जरूरत नहीं होती, बस सच्चे माता पिता की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि हम यही कर रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे दिन मिलेंगे। मैंने भी नहीं, माया ने जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी अनाया पर थीं। हर सुबह जागकर उस बच्ची को हम दोनों के बीच सोता हुआ देखकर मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। दोनों एक कोमल खामोशी में डूब गए। ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ एक खामोश लेकिन मजबूत हाथ पकड़ने में था। लेकिन वो शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। दोपहर के अंत में माया को अस्पताल से एक फोन आया। फोन करने वाले डॉक्टर उसके पिता का इलाज कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी कई सालों से गुर्दे की विफलता से जूझ रहा था। डॉक्टर की आवाज धीमी हो गई। हमें डर है कि वह आज रात नहीं बच पाएंगे। आपको जितनी जल्दी हो सके आना चाहिए। माया ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस सख्त, रूखे लेकिन गहरे में अपनी बेटी से प्यार करने वाले पिता की सारी यादें वापस आ गईं। उसने जल्दी से कपड़े बदले, अर्जुन को अनाया का ध्यान रखने के लिए कहा और अस्पताल के लिए टैक्सी ली। रास्ते में बारिश फिर से होने लगी। हर बूंद यादों पर चोट कर रही थी। जब पिता चुपचाप स्कूल के बाद उसका इंतजार करते थे, जब वो रात में खांसते थे लेकिन कोशिश करते थे कि बच्चे चिंतित ना हों, जब वो गुस्सा होते थे क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करने की हिम्मत की थी जो उनके बराबर का नहीं था, और आखिरी बार जब वो उसे अर्जुन के घर की गाड़ी में जाते हुए देखने के लिए उठे थे। अस्पताल में कमरा खामोश था। उसके पिता वहां लेटे थे, कमजोर। वेंटिलेटर पर उनकी धुंधली आंखें उसे देखकर थोड़ी खुली। माया ने उनका हाथ पकड़ा। आंसू की बूंदें गिरने लगीं। मैं यहां हूं पापा, मैं आ गई। वो बोल नहीं सकते थे, बस धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में एक राहत की चमक थी। आखिरी पलों में वो अकेले नहीं थे। माया के साथ उसने भी अपनी जवानी का आखिरी अध्याय बंद कर दिया था, जहां वेदना को क्षमा से बदल दिया गया था और दर्द को उस प्यार से शांत किया गया था जो कभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद एक साधारण अंतिम संस्कार के बाद माया शांत चेहरे के साथ घर लौट आई। अनाया ने उसे कसकर गले लगा लिया। नाना जी स्वर्ग चले गए, वो मेरी माँ की तरह एक चमकता सितारा बन जाएंगे, है ना? माया ने बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, वो हमेशा हम पर नजर रखेंगे। उस रात अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब वे बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे तो उसने बस उसे कसकर गले लगा लिया। नाइट लैम्प की रोशनी ऊटी यात्रा की तीनों की तस्वीर पर पड़ रही थी। कोई वादा नहीं, बस एक पूरी और शांत उपस्थिति। कुछ महीने बाद अर्जुन और माया ने घर के पीछे बगीचे में एक छोटा सा समारोह आयोजित करने का फैसला किया। कोई भव्य शादी नहीं, कोई शानदार शादी का जोड़ा या जटिल अनुष्ठान नहीं, बस परिवार और दोस्तों के सामने एक साधारण घोषणा। वे एक परिवार थे। अनाया एक राजकुमारी की पोशाक पहने हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता लिए आगे चल रही थी और बड़बड़ा रही थी। पापा ने कहा कि माया को फूल देना याद रखना। फिर उसने कहा, माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। पूरी भीड़ हंस पड़ी। माया की आंखों में आंसू आ गए जब वो बच्ची से गुलदस्ता लेने के लिए झुकी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी आंखें प्यार से भरी थीं। हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, उन्होंने धीरे से कहा,
और आगे एक और लंबा सफर है। उसने जवाब दिया। समारोह के बाद तीनों एक साथ बैठकर केक खा रहे थे, चाय पी रहे थे। कोई संगीत नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, बस हवा की आवाज और हर किसी के सीने में धड़कते दिलों की आवाज थी। जीवन हमेशा शांत रहने का वादा नहीं करता, लेकिन वे जानते थे कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, आज का दिन जो सबसे सामान्य दिन लगता था, एक उतार चढ़ाव भरे सफर का आखिरी शांत दिन था और एक नई यात्रा की शुरुआत का दिन था। प्यार, उपचार और पूरी तरह से जीने की यात्रा। आपके समय के लिए धन्यवाद। कृपया हमें बताएं कि आप ये कहानी भारत से सुन रहे हैं या कहीं और से, और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। हर लाइक, शेयर और सुझाव हमें भविष्य के वीडियो अपलोड करने और सुधारने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। आप सब कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई मजेदार या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में हम सब के साथ जरूर साझा करें, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।